नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो दिखती तो छोटी सी है पर अपने अंदर पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। जी हाँ, ये है मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। सोचिए, हर ब्रश का स्ट्रोक एक कहानी कहता है, एक पूरा नया चैप्टर खोल देता है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक छोटी सी नन्ही सी पेंटिंग एक इतने बड़े साम्राज्य के बारे में क्या-क्या राज खोल सकती है? और यकीन मानिए, जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मुगल पेंटिंग है क्या। मतलब क्या ये सिर्फ कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा थीं। ये सिर्फ एक आर्ट स्टाइल नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य की शान, उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल थी। तो देखिए, मुगल पेंटिंग एक मिनिएचर स्टाइल है। मिनिएचर मतलब छोटी, बहुत बारीक चित्रकला। ये उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? एक तो इसकी डिटेलिंग, मतलब बारीक से बारीक काम, और दूसरा इसके सब्जेक्ट्स की वैरायटी। शाही दरबार की रौनक से लेकर जंगलों में घूमते जानवर तक, सब कुछ बहुत खूबसूरती से इन पेंटिंग्स में कैद कर लिया गया था। और इसका जो सफर है ना, वो सदियों लंबा है। 16वीं सदी में जब बादशाहों ने इसे अपना सपोर्ट दिया, तब ये कला पैदा हुई। फिर आया 17वीं सदी का दौर, वो इसका गोल्डन एज था। मतलब पेंटिंग्स इतनी असली, इतनी रियल लगने लगी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। इसी को रियलिज्म या यथार्थवाद कहते हैं। और ये सिलसिला 19वीं सदी के बीच तक चलता रहा, और इसने आगे चलकर कई दूसरे आर्ट स्टाइल्स को भी बहुत इंस्पायर किया। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल आता है कि आखिर ये जबरदस्त आर्टवर्क बनता कहाँ था? क्या कोई एक ही आर्टिस्ट ये सब बनाता होगा? नहीं, इसका जवाब है रॉयल अटेलियर, यानी शाही कार्यशाला में। आप इसे उस दौर का एक इंपीरियल आर्ट स्टूडियो समझ सकते हैं, जो उस साम्राज्य का क्रिएटिव इंजन था। ये किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरी टीम का एफर्ट था। एक तरह की आर्ट प्रोडक्शन लाइन थी। सोचिए, कैलीग्राफर यानी जो खूबसूरत लिखावट करते थे, वो टेक्स्ट लिखते। पेंटर्स वो बारीक से बारीक तस्वीरें बनाते। फिर आते थे गिल्डर्स, जो सोने और कीमती चीजों से उसे सजाते। और आखिर में बाइंडर, इन सारे पन्नों को एक साथ जोड़कर शानदार किताबें और एल्बम बना देते थे। लेकिन एक मिनट, इस वर्कशॉप का मकसद सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाना नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा प्लान था। ये पेंटिंग्स असल में उस वक्त के इतिहास का रिकॉर्ड थीं। ठीक वैसे ही जैसे आज हम फोटो या वीडियो से इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। ये पेंटिंग्स बादशाह की ताकत और उसके राज को लेजिटिमेसी देती थी, मतलब सही ठहराती थी। और हाँ, साथ ही ये लोगों के लिए नॉलेज और एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया थी। चलिए, अब जरा इसकी स्टाइल रेसिपी को समझते हैं, क्योंकि मुगल कला कोई एक स्टाइल नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग स्टाइल्स का एक, कह सकते हैं, जबरदस्त फ्यूजन है। तो इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे? इसमें 3 खास चीजें थीं। एक, भारत की अपनी पुरानी कला परंपराएं। दूसरा, ईरान से आई पर्शियन स्टाइल और टेक्निक। और तीसरा, यूरोप से आया रियलिज्म। हुआ ये कि मुगल शासकों ने दुनिया भर के आर्टिस्ट्स को अपने यहां बुलाया, और जब ये इंडियन और फॉरेन आर्टिस्ट्स एक साथ काम करने लगे, तो इस कमाल की अनोखी कला ने जन्म लिया। इसको ऐसे समझिए, पर्शियन आर्ट ने एक मजबूत फाउंडेशन, एक नींव रखी, लेकिन मुगल आर्टिस्ट ने उस नींव पर एक शानदार महल खड़ा कर दिया। उन्होंने पेंटिंग्स में ऐसी जान फूंकी कि चेहरों के एक्सप्रेशंस, कपड़ों की सिलवटें, और यहां तक कि पेड़ पौधों और जानवरों की एक एक बारीक डिटेल भी एकदम साफ, एकदम जिंदा नजर आने लगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस कला की लेगेसी क्या है? मतलब आज भी ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका असर आज भी बहुत गहरा है। सबसे पहले इसने इंडियन पेंटिंग में रियलिज्म की एक मजबूत परंपरा शुरू की। ये उस दौर की एक जीती जागती टाइम मशीन की तरह है, जो हमें सीधे मुगल लाइफ में ले जाती है, चाहे वो दरबार हो या प्रकृति। इसने बाद में आने वाले भारत के कई पेंटिंग स्कूल्स को भी रास्ता दिखाया, और भारतीय कला के इतिहास में अपनी एक पक्की और बहुत अहम जगह बना ली। और इस एक लाइन में पूरी बात सिमट जाती है। मुगल पेंटिंग ने अपनी भारतीय और ईरानी जड़ों से आगे बढ़कर एक ग्लोबल लेवल की सोफिस्टिकेशन हासिल की। मतलब साफ है, ये सिर्फ कोई रीजनल आर्ट नहीं थी, ये तो वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये बदलाव आखिर था कितना बड़ा, जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है पहले से चली आ रही अपनी देसी भारतीय शैली, फ्लैट पर्सपेक्टिव, मोटी मोटी आउटलाइंस और एकदम चटक रंग, और दूसरी तरफ
मुगल स्टाइल, जिसमें है बारीकी, फिगर्स ऐसे जैसे 3D हों और एक कमाल का रियलिज्म। सच कहूं तो ये आर्ट की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। तो सवाल ये है कि भाई, कला में इतनी बड़ी क्रांति आखिर शुरू कैसे हो गई? इसका जवाब ना एक कहानी में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों और साम्राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कहानी शुरू होती है पहले मुगल बादशाह बाबर से। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही वो बीज बोया था जिससे आगे चलकर मुगल पेंटिंग का इतना बड़ा पेड़ उगा। देखिए, बाबर अपने साथ सेंट्रल एशिया और पर्शिया की एक कल्चरल सेंसिबिलिटी लेकर आए थे। हाँ, ये सच है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी पेंटिंग वर्कशॉप नहीं खोली, लेकिन उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो बहुत मायने रखता था। उन्हें नेचर और पोर्ट्रेट्स में बड़ी दिलचस्पी थी और वो अक्सर बेहजाद जैसे महान पर्शियन आर्टिस्ट्स की बात भी करते थे। और यही एंट्री होती है बाबरनामा की। ये बाबर की अपनी आत्मकथा थी। इसने ना एक नया चलन शुरू किया, अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिटेल में लिखने का। और यही चलन आगे चलकर उन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का आधार बना, जहां कहानियों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि पेंट भी किया जाता था। बाबर के बाद कहानी में आते हैं उनके बेटे हुमायूं। अब अगर बाबर ने बीज बोया था तो ये कहना सही होगा कि हुमायूं ने उस बीज को पनपने के लिए एकदम सही माहौल दिया। वो एक कैटलिस्ट साबित हुए। अब हुआ यूं कि हुमायूं की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पर्शिया में जाकर पनाह लेनी पड़ी। ये उनके लिए तो एक मुश्किल दौर था, लेकिन इंडियन आर्ट के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। उनका ये एग्जाइल एक तरह से एक आर्टिस्टिक अवेकनिंग बन गया। तो पर्शिया के सफवी दरबार में हुमायूं ने वहां की हाई क्लास मिनिएचर पेंटिंग्स देखी और बस देखते ही रह गए। बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने वहां के 2 मास्टर आर्टिस्ट्स मीर सैयद अली और अब्दुस समद को कन्विंस किया कि वो उनके साथ भारत चले। और जब वो वापस आए तो उन्होंने इंडिया में पहली इंपीरियल पेंटिंग वर्कशॉप निगार खाना शुरू की। और बस यहीं से इंडो पर्शियन स्टाइल के फ्यूजन की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। और फिर आता है अकबर का दौर, मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज। अकबर ने हुमायूं की उस छोटी सी वर्कशॉप को एक आर्टिस्टिक पावर हाउस में तब्दील कर दिया। अकबर के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती थी, जिसे हम आज शायद डिस्लेक्सिया कहेंगे। और हो सकता है इसी वजह से वो कहानियों को समझने के लिए तस्वीरों पर बहुत डिपेंड करते थे। मतलब उनके लिए पेंटिंग्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, वो जरूरी थीं। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि उन्होंने आर्ट को इतने बड़े स्केल पर सपोर्ट किया। अकबर का विजन बहुत बड़ा था। वो सिर्फ आर्ट नहीं बनवाना चाहते थे। उनका मकसद था पर्शियन टेक्निक और इंडियन स्पिरिट का एक ग्रैंड सिंथेसिस, एक शानदार मेल तैयार करना। ये एक कोशिश थी आर्ट के जरिए कल्चर्स को जोड़ने की। और उनके इस सपोर्ट का स्केल वो तो हैरान कर देने वाला था। अंदाजा लगाइए, अकबर की इंपीरियल वर्कशॉप में कितने आर्टिस्ट काम करते होंगे? 100 से भी ज्यादा, पर्शियन भी और इंडियन भी। ये उस जमाने के हिसाब से अनइमेजिनेबल था। और इसी दौर में बने वो मास्टरपीसेस जिन्होंने इतिहास रच दिया, जैसे हमजानामा। सोचिए, कपड़े पर बनी लगभग 1400 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। इसने एक बिल्कुल नया डायनामिक स्टाइल क्रिएट किया। फिर था रज़्मनामा, जो कि महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन था। ये हिंदू महाकाव्यों को मुगल कोर्ट कल्चर से जोड़ने का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था। और हाँ, अकबरनामा तो है ही अकबर की अपनी बायोग्राफी, जो नैरेटिव पेंटिंग का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरी आर्टिस्टिक जर्नी का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बिल्कुल नई विजुअल लैंग्वेज का जन्म। मुगल पेट्रोनेज के अंडर पर्शियन आर्ट की बारीकी और इंडियन आर्ट की एनर्जी, इन दोनों के मिलने से इस सबकॉन्टिनेंट को एक बिल्कुल नया नजरिया मिला, चीजों को देखने का और दिखाने का। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, ये इंडियन आर्ट में आया एक परमानेंट चेंज था। तो शुरू करते हैं सवाल से कि आखिर एक किताब पूरे साम्राज्य के लिए एक तमाशा कैसे बन गई। ये सवाल हमें सीधे मुगल कला के दिल में ले जाएगा और ये समझने में मदद करेगा कि ये सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस थी, सुनने और महसूस करने वाली। तो इसकी कहानी शुरू होती है सम्राट अकबर के दौर से। वही थे जिन्होंने मुगल चित्रकला की, कह सकते हैं, नींव रखी। और उनकी पहली बड़ी परियोजना थी हमजानामा। और ये किसी भी आम किताब जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये सिर्फ पढ़ने के लिए थी ही नहीं। जरा सोचिए, बड़े बड़े चित्र लोगों को दिखाए जा रहे हैं और एक कहानी सुनाने वाला जोर जोर से किस्से बयान कर रहा है।
मतलब ये कला को एक लाइव शो बना रहा था, एक पब्लिक एक्सपीरियंस। और अगर हम इस शुरुआती स्टाइल की बात करें तो देखिए, स्पेस को कितने साफ तरीके से बांटा गया है, रंग कितने चटकीले और वाइब्रेंट हैं, और आउटलाइंस कितनी मजबूत। ये सब इसलिए किया गया था ताकि दूर बैठे लोगों को भी कहानी साफ साफ दिखे। ये असल में फारसी कला की बारीकी और भारतीय कला के जिंदा दिल रंगों का एक बहुत ही शानदार मेल था। अब देखिए, अकबर का दरबार सिर्फ सियासत का अड्डा नहीं था, वो संस्कृतियों का एक संगम था। और यहीं पर जेसुइट मिशनरियों के जरिए यूरोपियन आर्ट की एंट्री होती है, और ये अपने साथ एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए, रियलिज्म का, यानी यथार्थवाद का, और भावनाओं को पेंटिंग में दिखाने का। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ये पेंटिंग। इसमें हमें रेनेसा वाला रियलिज्म तो दिखता है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय गहनों जैसी बारीक डिटेल्स भी हैं। ये था दो दुनियाओं का कला के अंदर मिलना। और अब हम चलते हैं मुगल कला के गोल्डन एज में, यानी जहांगीर और शाहजहां के दौर में। इस समय कला सिर्फ कहानी कहने से कहीं आगे निकल गई। अब वो शक्ति, विज्ञान और शान का प्रतीक बन चुकी थी। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें उन दो महान संरक्षकों का दौर दिखाती है, जहांगीर और फिर उनके बेटे शाहजहां, जिन्होंने मुगल पेंटिंग को उसके शिखर तक पहुंचाया। जहांगीर को प्रकृति से कह सकते हैं एक जुनून था। उन्हें बस खूबसूरत तस्वीरें नहीं चाहिए थी, नहीं, उन्हें चाहिए था पेड़ पौधों और जानवरों का एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट चित्रण। उनके लिए तो कला एक तरह से विज्ञान ही थी। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि जहांगीर ने इंडिविजुअल आर्टिस्ट के टैलेंट को पहचानना शुरू किया। खासतौर पर जानवरों के चित्र बनाने में माहिर उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों को शाही दरबार में एक खास सम्मान मिला। यहाँ हमें बाप बेटे की कलात्मक सोच में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहाँ जहांगीर ने जोर दिया प्रकृति की सच्चाई पर, वहीं शाहजहां ने चुना भव्यता और आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद को। शाहजहां के दौर में तो कला और भी ज्यादा शाही हो गई, एकदम बारीक काम, गहनों जैसे कीमती रंग और एक दैवीय शान। यही उनकी स्टाइल थी। पातशाहनामा जैसी किताबें इसका सबसे बड़ा सबूत हैं, जिनमें सम्राट को लगभग एक देवता की तरह दिखाया गया है। लेकिन हर सुनहरे दौर का अंत तो होता ही है। सियासत बदली, सोच बदली, और इसके साथ ही शाही संरक्षण कम होने लगा, और यहीं से इस महान कला का पतन शुरू हो गया। ये चार्ट तो साफ साफ दिखा रहा है कि औरंगजेब के समय में कला को मिलने वाला सपोर्ट कितनी तेजी से नीचे गिरा, और बस इसी के साथ शाही आर्ट वर्कशॉप का अंत भी शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। शाही वर्कशॉप भले ही बंद हो गई, पर जो आर्टिस्ट थे वो पूरे भारत में फैल गए और अपने साथ मुगल स्टाइल को भी ले गए, और इसी से पेंटिंग के नए रीजनल स्टाइल्स का जन्म हुआ। तो मुगल कला खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। तो इतिहास तो हमने समझ लिया, पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स आखिर बनती कैसे थीं? चलिए अब जरा आर्टिस्ट्स की दुनिया में झांकते हैं और पर्दे के पीछे की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड था। पहले कागज की कई परतें चिपकाकर उसे तैयार करते थे, फिर उस पर स्केच बनता था जिसे तरह कहते थे, फिर रंग भरे जाते थे, और आखिर में चमक लाने के लिए सुलेमानी पत्थर से घिसाई होती थी। हर स्टेप पर एक उस्ताद की जरूरत थी। और इन पेंटिंग्स के रंग, अरे वाह, ये कोई मामूली रंग नहीं थे। इन्हें कीमती पत्थरों और नेचुरल चीजों से बनाया जाता था, जैसे लापिस लजूली से नीला रंग और सिनबार से लाल। अरे यहां तक कि असली सोने और चांदी का पाउडर भी इस्तेमाल होता था। चलिए अब कुछ शानदार कलाकृतियों को देखते हैं। ये है उस्ताद मंसूर का बनाया हुआ बाज। इसके हर एक पंख में जहांगीर के दौर की वो साइंटिफिक एक्यूरेसी साफ दिखती है। और ये देखिए, ये ज़ीब्रा इथियोपिया से जहांगीर के दरबार में लाया गया था, और मंसूर ने इसकी एक एक धारी को इतनी बारीकी से बनाया है कि ये बिल्कुल असली लगता है। और आखिर में शाहजहां के दौर की शानो शौकत का एक बेहतरीन नमूना, ये एक अकेली पेंटिंग पूरे दरबार की भव्यता, बारीक काम और उस जश्न के माहौल को अपने अंदर समेटे हुए हैं।